हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप लोग का आपके अपने आरएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। संध्या 6:30 बज चुके हैं और मैं आप लोग के समक्ष प्रस्तुत हूं लेकर बिहार एसएससी सीजीएल 3 रुक्मणी पब्लिकेशन यानी द प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 के साथ। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 10 तक पूरे कर लिए हैं और उससे पहले हम लोगों ने स्पार्क पब्लिकेशन के सारे सेट कर लिए हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें और अपने आने वाले एग्ज़ाम जैसे ग्रुप डी और बिहार दरोगा और बीपीएससी, तो इन सारे एग्ज़ामों में भी ये इनसे आप लोग को काफ़ी मदद मिलेगी। तो इसलिए आप लोग इसे ज़रूर करें। और अगर आप लोग को ये सेशन पसंद आ रहा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसका आंसर करते रहें और हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना सेट नंबर 11 का। पहला प्रश्न आप लोग के लिए रहा, गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस पर बल दिया? तो आप लोग इसका उत्तर करें और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। क्या? तो उपयुक्त सभी। तो कौन कौन सा? तो राजनीति का आध्यात्मिकरण, राजनीति का धार्मिकीकरण और राजनीति का विकेंद्रीकरण। तो ये तीनों महात्मा गांधी के द्वारा आप लोग कह सकते हैं कि इन तीनों पे महात्मा गांधी जी ने बल दिया था। तो जैसे देखिए आप लोग को मैंने बताया था क्या, तो जब खिलाफत आंदोलन चल रहा होता है तो उस समय जिन्ना गांधी जी से बोलते हैं कि आप धर्म को जो है राजनीति में न लाएं। तो इससे पता चलता है कि गांधी जी जो हैं वो राजनीति में धर्मीकरण भी कर रहे थे। ठीक है। और विकेंद्रीकरण का क्या मतलब है? तो आप लोग कह सकते हैं कि जो ग्राम स्वराज के पक्षधर थे गांधी जी उसी के तहत अभी पंचायती राज जैसे चल रही है, तो ये क्या था? तो ये आप लोग कह सकते हैं कि राजनीति का विकेंद्रीकरण कहलाता है। ठीक है। और वहीं अगर बात करें कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता की थी कब, तो आप लोग कह सकते हैं कि 1919 में खिलाफत कमेटी की जो बैठक हुई थी तो उसकी अध्यक्षता किया गया था गांधी जी के द्वारा। ठीक है। तो ये बात आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 2 पे। और दूसरा नंबर प्रश्न करा है, भारतीय संविधान स्पष्टतः प्रेस की स्वतंत्रता की व्याख्या नहीं करता परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है अनुच्छेद में। तो आपको बताना ये किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का व्याख्या किया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका आप लोग सही उत्तर कीजिएगा और इसका आप लोग का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 19 के क्लॉज 1 क में किया गया है। ठीक है। और हम लोग याद रखेंगे कि हमारे संविधान में जो है वो ये क्या है, तो मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं और मूल अधिकार जो है वो 12 से लेकर 35 के अंतर्गत आते हैं। वहीं 19 में कुल 6 अधिकार हमें दिए गए हैं। तो जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो 19 के कौन सा, तो आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में दिया गया है। ठीक है। और क्लॉज 1 में जो 6 दिए गए हैं तो क्लॉज 1 के क में दिया गया है वाक एवं अभिव्यक्ति की, और इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति में ही आपको क्या, तो प्रेस की स्वतंत्रता आ जाता है। उसी में आप कह सकते हैं कि फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार आ जाता है। उसी में आप लोग कह सकते हैं कि राजनीति बंदी के खिलाफ अधिकार आ जाता है। आप उसी में कह सकते हैं कि हमें जो झंडा फहराने का अधिकार है वो आप लोग कह सकते हैं कि 19 क्लॉज 1 के तहत ही हमें मिला है। ठीक है। और 19 क्लॉज 1 के बी में क्या है, या हम लोग कह सकते हैं ख में क्या है, तो शांतिपूर्ण सभा करने की हमें जो है स्वतंत्रता मिलती है। सी में क्या है, तो संघ बनाने की स्वतंत्रता मिलती है। डी में क्या है, तो कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता मिलती है। और ई में क्या है, तो कहीं भी बसने की स्वतंत्रता मिलती है। और आप लोग कह सकते हैं कि जी में क्या है, तो जी में है हमें कहीं भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता मिलती है। ठीक है। तो आप लोग इन सारे बात को जरूर याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 3। और तीसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है हमारा, अकबर ने कब जजिया कर समाप्त की? तो आपको बताना है कि अकबर के द्वारा जजिया कर कब समाप्त किया गया। तो इसका आंसर आप लोग कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, तो बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा 1564 में। और 1564 में अकबर के द्वारा क्या किया गया था, तो जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। और इसी में आप लोग याद रख सकते हैं कि 1562 में अकबर के द्वारा क्या किया गया था, तो दास प्रथा को ख़त्म कर दिया गया था। 1563 में क्या किया गया था, तो तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। और 64 में जजिया कर। तो आप लोग ये जरूर याद रखिएगा। वहीं हम लोग अगर बात करें तो अकबर जो हैं वो सिर्फ 14 वर्ष की आयु में क्या करते हैं, तो गद्दी पे बैठ जाते हैं या बादशाह घोषित कर दिए जाते हैं आप लोग कह सकते हैं। और ये जो होते हैं
किनके संरक्षण में? तो आप लोग से संरक्षक का नाम पूछ लेता है। तो बैरम खां जो था वो अकबर का संरक्षक था, ठीक है। और बैरम खां को अकबर के द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी? तो खान ए खाना की उपाधि दी गई थी, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग याद रख सकते हैं। और आप लोग इसी में याद रखिएगा कि अकबर 1564 में क्या करते हैं? तो जजिया कर ख़त्म कर देते हैं। लेकिन 1600, आप लोग याद रखिएगा, 1679 में औरंगजेब के द्वारा फिर से जजिया कर को शुरू कर दिया जाता है, ठीक है। और आप लोग कह सकते हैं कि जजिया कर जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा लगाया गया था? तो सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जजिया कर लगाया गया था, ठीक है। वहीं बात करें कि जजिया कर को अंतिम रूप से कौन ख़त्म कर दिया? तो जजिया कर को अंतिम रूप से जो है वो मोहम्मद शाह रंगीला, जिसे हम लोग रंगीला बादशाह कहते हैं ना, तो मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा जजिया कर को अंतिम रूप से ख़त्म कर दिया गया। तो ये सारी बात आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 4 पे। और चौथा नंबर प्रश्न कर रहा है, महात्मा बुद्ध का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर आप लोग कीजिए। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा शाक्य से, क्योंकि ये शाक्य कुल के थे, ठीक है। और आप लोग कह सकते हैं कि ये क्षत्रिय थे। और वहीं महावीर स्वामी की हम लोग बात करें तो महावीर स्वामी भी क्षत्रिय थे, लेकिन वो ज्ञात्रिक कुल के थे, ठीक है। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु में, या आप लोग कह सकते हैं कि कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें कि महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के पिता का नाम जो था वो शुद्धोधन था। माता का नाम क्या था? तो महामाया था। और इनका पालन पोषण किनके द्वारा किया गया था? तो इनकी मौसी थी कौन? तो प्रजापति गौतमी। और इनके पत्नी का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्र का नाम राहुल था। तो ये सारी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 5वां। और 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है, हिस्टोरिका के लेखक हैं। तो हिस्टोरिका के लेखक कौन है? तो आप लोग का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, हेरोडोटस जो है वो हिस्टोरिका के क्या है? तो लेखक हैं, ठीक है। वहीं हम लोग बात करें हेरोडोटस को, तो हेरोडोटस जो है वो हम लोग इनको इतिहास का पिता भी कहते हैं, या हम लोग क्या कह सकते, ठीक है। और इसी में याद रखते हैं कि ये मेगास्थनीज जो थे, तो मेगास्थनीज के द्वारा क्या लिखा गया था? तो इंडिका लिखा गया था, ठीक है। अगर हम लोग बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी किसके द्वारा लिखा गया है? तो ज्योग्राफी जो है वो टॉलमी के द्वारा लिखा गया है। और अगर बात करें हम लोग नेचुरल हिस्टोरिका की, तो नेचुरल हिस्टोरिका जो है वो प्लिनी की रचना है, ठीक है। तो आप लोग ये जरूर याद रखिएगा। और एक चीज़ बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो आप लोग ये नोट कर लीजिएगा कि पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। तो पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं वो अज्ञात हैं, मतलब पता नहीं है कि लेखक कौन है। तो ये बात आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन के लेखक कौन है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 6 पे। और छठा प्रश्न कह रहा है, सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? तो आप लोग इसका आंसर कीजिए। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, फारसी को, ठीक है। फारसी को उस समय में क्या किया गया था? तो राजभाषा के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। आप लोग ये बात याद रख सकते हैं। और मुगल काल में भी ये फारसी ही राजभाषा के रूप में कार्य कर रही थी। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 7। और क्या कर रहा है, ईरानी पद्धति सिजदा की शुरुआत की। तो आप लोग को बताना है सिजदा की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, बलवन के द्वारा जो है वो सिजदा का शुरुआत किया जाता है, ठीक है। अगर इसी में आप लोग याद रखिएगा तो बलवन के द्वारा जो है वो पाबोस की भी शुरुआत की जाती है। सिजदा में क्या होता है, तो दरबार में झुक के आना है, और पाबोस में क्या होता है, तो लेट के उनके कदम को चूमना पाबोस में रहता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। और हम लोग इसमें देखते हैं, तो देखिए ये जो रजिया सुल्तान है वो आप लोग कह सकते हैं कि वो क्या थी, तो पहली मुस्लिम महिला शासिका। कौन, तो रजिया सुल्तान। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो आप लोग को बताना है कि किसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा,
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हरिपुरा। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कब ये हरिपुरा अधिवेशन होता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि 1938 में। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी अधिवेशन की भी अध्यक्षता करते हैं जो 1939 में होता है। ठीक है, और इसी त्रिपुरी अधिवेशन में क्या करते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस अपनी अध्यक्षता पद से क्या करते हैं, तो इस्तीफा दे देते हैं। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करें कि नागपुर अधिवेशन, तो नागपुर अधिवेशन कब हुआ था, तो 1891 में, और उसकी अध्यक्षता जो है वो पी आनंद चार्लू के द्वारा की जाती है। और हम लोग बात करें लाहौर अधिवेशन की, तो लाहौर अधिवेशन कब होता है, तो 1929 में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है। और बात करें हम लोग दिल्ली अधिवेशन की, तो दिल्ली अधिवेशन कब होता है, तो 1918 में, और जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय के द्वारा की जाती है। ठीक है, और दिल्ली में आप लोग याद रखिएगा कि एक और होती है कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो लाला लाजपत राय के द्वारा। चलिए अब 1920 में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर कौन सा, तो 9। क्या कर रहा है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होती है तो ऐसी स्थिति कहलाती है। तो ये कौन सी स्थिति कहलाती है, तो ये आप लोग हमें बताइएगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, ये उपभू कहलाती है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 पे। और 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, राज्यसभा के वर्तमान महासचिव कौन है, तो राज्यसभा के वर्तमान महासचिव कौन है, तो ये आप लोग बताइएगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, प्रमोद चंद्र मोदी जो हैं वो राज्यसभा के वर्तमान महासचिव हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। और 11 नंबर प्रश्न क्या करा है, समुद्र तटों को कचरा मुक्त करने हेतु पुनित सागर अभियान किस संगठन ने चलाया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, सही हो जाएगा कौन, तो एनसीसी। और एनसीसी की स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग याद रखिएगा 1948 में। ठीक है, 1948 में। अगर वहीं बात करें कि एनसीसी को क्या कहा जाता है, तो नेशनल कैडेट कोर कहा जाता है। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है एनसीसी का, तो नई दिल्ली में। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 12। क्या कर रहा है, विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आप लोग को बताना है कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, वो सही हो जाएगा, क्योंकि 1944 में इसकी स्थापना होती है और ये अपना कार्य करना प्रारंभ करते हैं 1945 में। ठीक है, और ये कहाँ हुई थी, तो आप लोग कह सकते हैं ब्रूटन वुड्स सम्मेलन में इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक इन दोनों का मुख्यालय कहाँ है, तो आप लोग याद रखिएगा वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है। ठीक है, अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसे क्या कहा जाता है, तो आईएमएफ कहा जाता है। और आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, अब चलिए इसमें आप लोग एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि 1945 में किस चीज़ की स्थापना होती है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ। अगर हम लोग बात करें 1945 में और किस चीज़ की स्थापना होती है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। ठीक है, और अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। और 13 नंबर प्रश्न करा अक्षांश का तात्पर्य है, तो 13 नंबर का आंसर आप लोग कीजिए। और अक्षांश का तात्पर्य क्या है ये बताइए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो 13 का उत्तर आप लोग कीजिए। और इसका उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, ग्लोब पर विषुवत रेखा के समानांतर उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई रेखा। ठीक है, तो जो रेखा विषुवत रेखा के समानांतर होती है वो अक्षांश कहलाती है, और ये आप लोग कह सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल रेखा होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कुल कितने अक्षांश रेखा है, तो अगर अक्षांश रेखा पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा 179। वहीं आपसे पूछ लिया जाए कुल कितने अक्षांश हैं, तो कुल कितने अक्षांश हो जाएंगे, तो याद रखिएगा 181। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कुल कितने देशांतर हैं, तो देशांतर 360 है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और दो अक्षांशों की बीच की दूरी कितनी होती है, तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, वहीं अगर बात करें दो देशांतर की बीच की सर्वाधिक दूरी, या आप लोग कह सकते हैं कि विषुवत रेखा पे कितनी दूरी होती है, तो 111.32 किलोमीटर। ठीक है, तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 पे। और 14 नंबर प्रश्न कह रहा है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो 14 नंबर का आप लोग आंसर कीजिए। और 14 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा,
तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, और इसी कारण क्या होता है, तो पूरब में सूर्योदय होती है। ठीक है, और हम लोग कह सकते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। ठीक है, और आप लोग इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि जब पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर होती है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे अपसौर कहा जाता है। ठीक है, और जब से सबसे नज़दीक में होती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उपसौर कहते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 पे। और 15 नंबर प्रश्न कह रहा है, कार्ल मार्क्स किस देश के निवासी थे? तो आप लोग इसका आंसर कीजिए, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा, ये जर्मनी के निवासी थे। ठीक है, और कार्ल मार्क्स के बारे में याद रखिएगा, तो दास कैपिटल जो है वो कार्ल मार्क्स की रचना है। ठीक है, और इसी में आप लोग याद रख सकते हैं कि कार्ल मार्क्स जो है उनको वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, और कार्ल मार्क्स के द्वारा एक नारा दिया गया था जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो कौन सा नारा है, तो विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। ठीक है, और पूरा नारा क्या था कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सारा संसार है। तो ये किसके द्वारा कहा गया था, तो कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, 15 नंबर हो गया। अब 16 नंबर पे, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकार की गई? तो आप लोग इसका आंसर करें, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में क्या किया गया था, तो पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। और इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे होते हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जा रही होती है। और इसी अधिवेशन में जो है वो क्या किया जाता है, तो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया जाता है। तो ये बात आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और आप लोग याद रखिएगा कि 1925 में किसके द्वारा अध्यक्षता की जाती है, तो 1925 में कानपुर में जो अधिवेशन होता है उसमें सरोजनी नायडू के द्वारा अध्यक्षता की जाती है, और ये कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला होती है। ठीक है, वहीं 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट के द्वारा अध्यक्षता की गई रहती है, और एनी बेसेंट जो होती है वो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला होती है। तो आप लोग ये बात जरूर याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 पे। और 17 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारत के प्रधानमंत्री, तो आप लोग को बताना है कि क्या होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। और वो किन के द्वारा होती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और किस अनुच्छेद के तहत होती है, तो अनुच्छेद 75 के तहत होती है। ठीक है, और प्रधानमंत्री की ही अनुशंसा पे बाकी मंत्रियों को राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। आप लोग ये भी बात याद रख सकते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति के साध पर्यंत ही बाकी मंत्री जो हैं अपना कार्यभार संभालते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 नंबर प्रश्न कर रहा है, लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है। तो इसका आप लोग आंसर कीजिए, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 18 का, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, शिक्षित जनता, आर्थिक समानता और नागरिक स्वतंत्रता। ये तीनों जो है वो लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है। और क्या आवश्यक है, तो जैसे आप लोग याद रखिएगा कि जनता का आत्मबल जो होना चाहिए वो ऊंचा होना चाहिए, और आप लोग कह सकते हैं जाति और धर्म के आधार पर मतदान न करता हो। ठीक है, और क्या होना चाहिए, तो जनता का नैतिक बल जो है वो भी ऊंचा होना चाहिए, और लोभ और भय से दूर रह के इन्हें मतदान करना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 पे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा, तो सी जो हो जाएगा, रूसो के द्वारा लिखा गया है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करें कि डिवाइन कॉमेडी, तो डिवाइन कॉमेडी जो है वो दांते के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, तो दांते के द्वारा लिखा गया है डिवाइन कॉमेडी। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए पॉलिटिक्स किसके द्वारा लिखा गया है, तो पॉलिटिक्स जो है वो अरस्तु के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। और 20 नंबर प्रश्न क्या करा, भारत के मानक समय का यामोत्तर नहीं गुजरता है। तो आप लोग को बताना है कि कहाँ से भारत का मानक समय का यामोत्तर नहीं गुजरता है। तो यामोत्तर क्या कहलाता है, तो आप लोग याद रखिएगा 82.5 डिग्री। ठीक है, और ये कहाँ, तो पूर्वी देशांतर, क्योंकि ये पूरब में पड़ता है हम लोग का, तो पूर्वी देशांतर में। और इसी में आप लोग याद रख सकते हैं क्या, कि ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है,
और कहाँ से होकर नहीं गुजरी, तो ये आप लोग देखिए महाराष्ट्र, इसका सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, और अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 पे। और 21 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, लेह में जो है वो सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, और आप लोग कह सकते हैं कि उत्तर पूर्वी मानसून के कारण शीत ऋतु में जो होता है वो तमिलनाडु में वर्षा होती है। ठीक है, और वहीं हम लोग कह सकते हैं कि जो मानसून जो आता है वो कहाँ से आता है, तो आप लोग कह सकते हैं कि केरल में मानसून 1 जून, या आप लोग कह सकते हैं कि जून के प्रथम सप्ताह में मानसून आती है केरल से। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 पे। और 22वां नंबर प्रश्न कह रहा है, प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं। तो इसका सही उत्तर आप लोग कीजिएगा, और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, हाजीपुर के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, और आप लोग कह सकते हैं कि जो प्रथम गणराज्य था लिच्छवी, ठीक है, और उसी गणराज्य की राजधानी कौन सी थी, तो वैशाली, और इसे आजकल हम लोग हाजीपुर के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। और 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की। तो सदाकत आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई रहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर ए, मजरूल हक। ठीक है, और मजरूल हक जो हैं वो बिहार विद्यापीठ के संस्थापक कुलपति भी रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये भी बात याद रखिएगा। और मजरूल हक को गांधी जी के द्वारा क्या कहा जाता था, तो आप लोग ये बात जरूर याद रखिएगा कि देश भूषण कहते थे, देश भूषण। तो आप लोग ये जरूर याद रखिएगा कि गांधी जी के द्वारा मजरूल हक को देश भूषण कहा जाता था। वहीं अगर बात करें कि मजरूल हक के द्वारा कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था या प्रकाशन किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा द मदरलैंड। ठीक है, द मदरलैंड जो है समाचार पत्र वो मजरूल हक के द्वारा ही प्रकाशित किया गया था। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 पे। और 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 24 का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा ताप विद्युत। ठीक है, सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे भारत में ही ताप विद्युत ऊर्जा सबसे ज़्यादा होते हैं, और लगभग 67% भारत की कुल ऊर्जा का 67% सिर्फ तापीय ऊर्जा से ही आता है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग याद रखिएगा 1 अप्रैल क्या, तो 1 अप्रैल 1958 को बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 पे। और 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ। तो इसका सही उत्तर आप लोग कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा क्या, तो 1912 में। ठीक है, अलग हुआ था। अगर वहीं बात करें कि 1911 में क्या हुआ था, तो जॉर्ज पंचम के सम्मान के लिए या उनके स्वागत के लिए क्या किया जाता है, तो दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। और इस दिल्ली दरबार में क्या होता है, तो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है, जो 1905 में करजन के काल में हुआ रहता है, तो उसे रद्द कर दिया जाता है। और इसी में क्या किया जाता है, तो कलकत्ता के जगह दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की जाती है। और 1911 के दिल्ली दरबार में ही क्या किया जाता है, तो बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग कर बिहार राज्य की स्थापना की जाती है। और ये जो है वो आप लोग कह सकते हैं कि 22 मार्च 1912 को बिहार जो है वो बंगाल से अलग हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग 22 मार्च को क्या करते हैं, तो बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और वहीं अगर बात करें हम लोग कि उड़ीसा बिहार से कब अलग हो जाती है, तो उड़ीसा बिहार से 1936 को अलग हो जाती है। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग याद रख सकते हैं। और आप लोग याद रखिएगा कि दिल्ली दरबार के टाइम पे भारत का वायसरॉय कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग। आप लोग याद रखिएगा नाम, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, तो ये क्या थे, तो ये वायसरॉय थे। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 पे। क्या कह रहा है, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें, तो क्या होता है, तो इसका सही उत्तर कीजिएगा। और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। ठीक है, अगर इसी में हम लोग बात करें तो मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है, क्या किया गया था, तो 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का स्थापना किया गया था। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 पे। और 27 नंबर प्रश्न कर रहा है, टेरा रोसा का प्रारूपिक
विकास उस भूभाग में होता है जिसमें, तो आप लोग को बताना है कि ये टेरा रोसा का विकास कहाँ होता है। तो आप लोग कह सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए चूना पत्थर होता है। ठीक है, तो जहाँ चूना पत्थर होता है तो वहीं पे आप लोग कह सकते हैं इससे टेरा रोसा का विकास होता है। वहीं अगर हम लोग बात करें तो आग्नेय चट्टान जो है वो आप लोग कहते हैं ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय चट्टान होता है। वहीं हम लोग बात करें बलुआ पत्थर जो होता है वो अवसादी चट्टान होता है, और चूना पत्थर जो है वो रूपांतरित होकर मार्बल के रूप में क्या बदल जाती है। ठीक है, और बलुआ पत्थर जो है वो क्वार्टजाइट का निर्माण करता है। तो आप लोग ये सारी बात याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 पे। और 28 नंबर प्रश्न क्या करा है, अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो अवसादी शैल के लिए कौन सा कथन सत्य होगा, तो इसका आंसर कीजिए। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये शैलें स्तरों में निक्षेपित होती है। तो आप लोग इसे अवसादी चट्टान कहते हैं। ठीक है, और ये क्या रहता है, तो परत दर, तो इससे परत दर परत रहता है, तो इसीलिए इसे शैल स्तरों में निक्षेपित होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 29 पे। 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है। तो ये क्या हो जाएगा 29 का आंसर, तो भारतीय मानसून जो है वो मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका कारण क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। तो इस कारण जो होता है वो भारत का मानसून आता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। और मैंने आपको बताया था कि ये मानसून की एंट्री कहाँ से होती है, तो मानसून जो है वो प्रवेश करता है केरल से। ठीक है, और जून के प्रथम सप्ताह में हम लोग कह सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न क्या है, भारत की मुख्य भूमि का तट रेखा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी 6100 किलोमीटर लंबी जो है वो भारत की मुख्य भूमि का तट रेखा है। ठीक है, वहीं अगर बात हम लोग करें कि द्वीप समूह की कुल भूमि वो कितनी है तट रेखा, तो वो हो जाएगी आप लोग की द्वीप समूह की 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, ये द्वीप समूह की तट रेखा है, तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न हमारा है 31 नंबर। और 31 नंबर प्रश्न क्या करा, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 31 का, तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी गेहूं सम्मिलित नहीं है। देखिए गन्ना, कपास, जूट ये सारे क्या होते हैं, तो नकदी फसल में आते हैं। ठीक है, और इसमें आप लोग याद रखिएगा कि दाल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, तो मध्य प्रदेश करता है। चाय का कौन करता है, तो असम करता है। चाय भी जो है वो नकदी फसल है। ठीक है, और गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, तो उत्तर प्रदेश करता है। ठीक है, वहीं हम लोग बात करें चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वो चीन करता है, और दूसरे स्थान पे भारत आता है। और भारत जो है वो चाय का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 32। और 32 नंबर प्रश्न क्या करा, फिनलैंड की संसद कहलाती है। तो फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है, आप लोग इसका आंसर कीजिए। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो संसद सही है। चलिए अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि देखिए भारत के भी संसद कहते हैं, भारत, सिंगापुर और श्रीलंका, इन देशों में भी संसद ही कहा जाता है। अगर वहीं हम लोग बात करें अमेरिका में क्या कहा जाता है, तो अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है। और वहीं हम लोग बात करें रूस में, तो रूस में ड्यूमा कहते हैं। और जापान में क्या कहते हैं, तो जापान में डाइट कहते हैं। और ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में पार्लियामेंट कहा जाता है। और आप लोग याद रखिएगा कि चीन में नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहते हैं। ठीक है, वहीं पाकिस्तान, फ्रांस और पोलैंड में नेशनल असेंबली के नाम से हम लोग वहाँ के संसद को जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 33 पे। और 33 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा है। तो आप लोग इसका सही उत्तर कीजिए। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 33 का, तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी सिंदरी में। और ये कब लगाया गया था, तो 1951 में। ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34 पे। और 34 नंबर प्रश्न क्या करा, साफ रातें बादलों वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा विकिरण के कारण। क्या होता है, जब
साफ रातें होती हैं तो आप लोग कह सकते हैं कि वायुमंडल के द्वारा जो है वो ऊर्जा को क्या किया जाता है, तो ऊर्जा को लौटा दिया जाता है, या वायुमंडल जो है उसे रोकती नहीं है और अंतरिक्ष में विकिरण जो है वो अंतरिक्ष में चली जाती है। तो ये इसका सही उत्तर है। और जब बादल छाए रहते हैं तो जो है वो सूर्यातप जो है वो वायुमंडल के बाहर नहीं जा सकती है। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। अगर अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। और 35 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है। तो इसका 35 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में। तो ये मिलान जो है वो सही है। ठीक है, और अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 36 पे। और 36 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो 36 का आप लोग आंसर कीजिए कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था। लेकिन कब अपनाया गया था, तो 26 नवंबर। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और संविधान सभा का गठन किसके अनुशंसा पे हुआ था, तो कैबिनेट मिशन के अनुशंसा पे संविधान सभा का गठन हुआ था। वहीं अगर बात हम लोग करें कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। और जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37 क्या कह रहा है, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया मौलिक अधिकार का, तो मैंने इसी सेट में आपको बताया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में जो है मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। तो देखिए क्या है, तो आप लोग कह सकते हैं 6 तरह के मौलिक अधिकार हैं। और उसमें क्या आता है, तो समता का अधिकार, और समता का अधिकार जो है 14 से 18 तक में है। और वहीं दूसरे में क्या आता है, तो स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से लेकर 22 तक दिया गया है। और अगर बात करें शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो वो आपको अनुच्छेद 23-24 में दिया गया है। ठीक है, और चौथा बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वो किस में दिया गया है, तो 25, आप लोग कह सकते हैं कि 25 से 28 में दिया गया है। और पांचवा बात करें शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, तो 29-30 में दिया गया है। और छठा जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, तो संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी बात आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 38 पे। और 38 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा, अपने निर्णय की समालोचना कर सकता है। ठीक है, तो ये अधिकार है किसके पास, तो सर्वोच्च न्यायालय के पास। और यह अधिकार किससे उन्हें प्राप्त होता है, तो आप लोग कह सकते हैं अनुच्छेद 137 से उन्हें ये अधिकार प्राप्त है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर कौन सा, तो 39। और 39 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, तो आप लोग को बताना है कि किस तथ्य पर भारतीय प्रजातंत्र आधारित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, और इसी को क्या कहा जाता है, तो प्रजातंत्र। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। और 40 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है। तो सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, आद्य ऐतिहासिक काल में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41 क्या कर रहा है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से, किस पुस्तक में मिलता है। तो गायत्री मंत्र किस में मिलता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद में। ठीक है, और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, जिसमें से 2 से लेकर 7 तक जो है वो प्राचीन है। और हम लोग कह सकते हैं कि ये गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से मिला है। और तीसरा मंडल जो है वो देवी सरिता को समर्पित है। और वहीं अगर बात हम लोग करें किसकी, तो सातवां मंडल, तो सातवां मंडल जो है वो वरुण को समर्पित है। और बात करें हम लोग 9वां मंडल की, तो 9वां मंडल जो है वो सोम देवता को समर्पित है। और 10वां मंडल जो है वो पुरुष सूक्त है। और पुरुष सूक्त में इसी 10वें मंडल में क्या, तो 4 वर्णों का चर्चा की गई है। इसी में कहा गया है कि पशुपति के मुख से जो है वो कौन निकलते हैं, तो ब्राह्मण। और क्या, तो भुजा से जो है वो क्षत्रिय, और जांग से शूद्र, और पैर से कौन, तो वैश्य निकलता है। ठीक है, तो आप लोग ये बात याद रख सकते हैं।
नहीं क्या होता है, तो हाथ भुजा से है क्षत्रिय और जांग से कौन निकलता है, तो जांग से वैश्य और पैर से शूद्र। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 42 पे। और 42 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, गुप्त वंश। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 43 नंबर, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में क्या हुआ, तो खालसा भूमि जो है वो आप लोग कह सकते हैं कि पैमाने में विकसित हुई। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 44 नंबर प्रश्न कर रहा है, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन किन धातुओं के बने थे, तो इसका आप लोग उत्तर कीजिएगा। और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 44 का ए सही हो जाएगा। क्या, तो टंका जो है वो चांदी का था, ससगनी भी चांदी का था, और हम लोग बात करें जीतल की, तो जीतल जो था वो तांबे का था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 45। और 45 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था, तो आप लोग इसका आंसर कीजिए। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, तुगलमा पद्धति के कारण क्या होते हैं, तो इनके जीत में ये मुख्य कारण तुगलमा पद्धति ही होती है। ठीक है, और आप लोग कह सकते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1526 ईस्वी में। ठीक है, और किसके किसके बीच हो जाता है, तो बाबर के बीच, बाबर और आप लोग कह सकते हैं इब्राहिम लोदी के बीच होता है। ठीक है, वहीं अगर बात करें कि द्वितीय पानीपत का युद्ध कब होता है, तो आप लोग याद रखिएगा 1556 ईस्वी में। ठीक है, और इसमें अकबर विजय होते हैं। ठीक है, और हेमू की हार होती है, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। और वहीं बात करें कि तृतीय पानीपत का युद्ध कब होता है, तो 1761 ईस्वी में। और 1761 ईस्वी में किसके किसके बीच होता है, तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच होता है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजय होते हैं और मराठा की हार होती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न 46 नंबर। और 46 नंबर प्रश्न क्या करा, भारतीय रेल ने किस नाम से एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर सी, कवच का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 47। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर को केदारनाथ धाम में किस प्रसिद्ध गुरु की प्रतिमा का अनावरण किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आदि शंकराचार्य। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 48। और 48 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 48 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर मनोज सोनी। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा की गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिरसा मुंडा। ठीक है, और ये इन्हें हम लोग धरती आबा भी कहते हैं, और इनके द्वारा मुंडा विद्रोह चलाया गया था। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 50। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को पोलियो वायरस मुक्त घोषित किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर, और आप लोग याद रख सकते हैं कि पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, तो पोलियो दिवस जो है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 24 अक्टूबर। और आप लोग इसी में याद रख सकते हैं कि 24 अक्टूबर को और क्या मनाया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, यूएन दिवस। तो हम लोग अब चलते हैं अगला प्रश्न नंबर 51। और 51 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, केसर के पौधों का कौन सा भाग केसर प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, शुष्क वर्तिकाग्र जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करें गेहूं या मक्का की, तो गेहूं और मक्का का हम लोग भ्रूण पोषण जो है वो खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और आम का कौन सा भाग इस्तेमाल करते हैं, तो मध्य फल भित्ति इस्तेमाल करते हैं। सेब का, तो सेब का पुष्पासन हम लोग इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए। और केला का मध्य एवं अंतः भित्ति, और लीची का मांसल एरील,
और काजू का बीज पत्र। ठीक है, तो आप लोग ये जरूर याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 52। और 52 नंबर प्रश्न कर रहा है, मनुष्यों में पेशीय क्रिया के बाद थकान निम्नलिखित में से किस एक रसायन से निकलने से होती है। तो आप लोग को बताना है कि कौन से रसायन के निकलने से मनुष्य की मांसपेशियों में थकावट होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो इसी के निकलने से क्या होता है, तो हमें थकान महसूस होती है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 53 पे। और 53 नंबर प्रश्न क्या करा है, एक पिंड का भार उस स्थान पर 9.8 न्यूटन है जहां जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है का द्रव्यमान कितना है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए भार का फॉर्मूला क्या होता है, तो W इजकल टू होता है mg। ठीक है, और m हमको m निकालना है, तो m इजकल टू क्या हो जाएगा, तो W/g। और W कितना दिया गया है, तो आप लोग देखिए 9.8 न्यूटन दिया गया है, और वही g कितना दिया है, तो 9.8 न्यूटन। तो इसको हम लोग काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1, तो 1 kg जो है इसका आप लोग कह सकते हैं कि भार हो जाएगा। तो इसका द्रव्यमान हो जाएगा, भार नहीं द्रव्यमान। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 54 पे। और 54 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, एक पुस्तक किसी मेज के तल पर रखी गई है, यदि पुस्तक पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को भी क्रियाबल मान लिया जाए तो प्रतिक्रिया बल आयासित होगी। तो आप लोग को बताना है कि प्रतिक्रिया बल किस पे लगेगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर जो है वो प्रतिक्रिया बल लगाया जाएगा, क्योंकि पृथ्वी द्वारा पुस्तक पे लगाया जाता है। तो हम लोग जानते ही हैं न्यूटन का तीसरा नियम में क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये इसी नियम के तहत पृथ्वी पर जो है प्रतिक्रिया बल लगाएगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 55 क्या करा, जब तेल पानी पर तैरता है तो पानी का पृष्ठ तनाव, तो क्या होगा पानी का पृष्ठ तनाव, तो पानी का जो है पृष्ठ तनाव जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 56 नंबर प्रश्न कर रहा है, किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है तो प्रतिबिंब का क्या स्वरूप होगा। तो देखिए इसका आप लोग बनाइएगा कैसे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा 1/f इजकल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो ये किस में होता है, तो ये आप लोग का अवतल दर्पण में होता है, और अवतल दर्पण में u क्या होता है, तो u निगेटिव होता है, और एफ भी क्या होता है, तो आप लोग कह सकते हैं एफ भी निगेटिव होता है। तो आप लोग इसमें वैल्यू रखिएगा, और इसमें जब वैल्यू रखिएगा तो और वैल्यू रखने के बाद आपका क्या हो जाएगा, भी निकल के आएगा। तो भी निकल के कितना आएगा, तो भी निकल के आप लोग का आ जाएगा 7.5। ठीक है, और जब ये निकल के आ जाएगा तो आप लोग इसमें क्या कीजिएगा, वैल्यू पुट कर दीजिएगा किसका, देखिए आवर्धन का। और आवर्धन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो आवर्धन का फॉर्मूला हो जाता है -v/u। तो u कितना दिया गया है, तो u -5 दिया गया है, तो 7.5 को माइनस कितना यहाँ भी है और -5 यहाँ भी है, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो ये देखिए ये 1 पॉइंट आप लोग कह सकते हैं कितना हो जाएगा, तो 1.5 हो जाएगा, और 1.5 जो है वो 1 से बड़ा है, तो इसीलिए ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आवर्धित होगा। और आवर्धित में भी कैसा होगा, क्योंकि इसका जो प्रतिबिंब है वो आप लोग कह सकते हैं कि लेंस के दूसरे साइड में बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, तो आप लोग कह सकते हैं कि आभासी बनेगा। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा, आभासी और आवर्धित। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 57 क्या कर रहा है, मैग्नीशियम का संगठन है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। 96% एल्युमिनियम और 4% मैग्नीशियम होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 58। और 58 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी जो है पारा मिश्रण नहीं है। पारा क्या है, तो पारा आप लोग कह सकते हैं एक द्रव धातु है। ठीक है, एयर मिश्रण है, दूध मिश्रण है, और सीमेंट मिश्रण में आते हैं। ठीक है, अब पारा का आप लोग अगर परमाणु संख्या याद रखना चाहें तो 80 होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 59 पे। और 59 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, तो देखिए आपको चित्र के अनुसार बताना है, नीचे दिए गए चित्र पर ध्यान दीजिए। यह चित्र समसूत्री विभाजन
माइटोसिस की एक अवस्था है। तो आप लोग को इसका आंसर कीजिए, ठीक है, अवस्था को दर्शा रहा है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 59 का सही आंसर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा एनाफेज कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 60 पे। और 60 नंबर प्रश्न क्या करा है, वह पक्षी जिसके कुछ लक्षण सरीसृपों मतलब रेप्टाइल के समान थे, तो किसका रेप्टाइल के समान होगा, वो पक्षी का आप लोग बताना है लक्षण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये पक्षी जो है अब विलुप्त हो चुकी है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और सबसे बड़ा पक्षी जो है वो शुतुरमुर्ग है, और सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तो हमिंग बर्ड है। और शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो सबसे बड़ी अंडा होती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 61। और 61 नंबर प्रश्न कर रहा है, अल्फा बीटा और गामा की भेदन क्षमता का अवरोही क्रम क्या होगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता जो होगी वो गामा की होगी, ठीक है, फिर जो होगी वो बीटा की होगी, और फिर जो होगी वो आप लोग कह सकते हैं कि अल्फा की होगी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग कह सकते हैं कि C14 जो होता है उसमें बीटा कण उससे उत्सर्जित होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 62। और 62 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 62 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो गलत है। संवेग जो होगा द्रव्यमान इंटू त्वरण नहीं होता है, तो द्रव्यमान गुने आप लोग कह सकते हैं कि वेग होता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा द्रव्यमान गुने वेग होता है, ये त्वरण नहीं होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 63 पे। और 63 नंबर प्रश्न कर रहा है, डीएनए उपस्थित रहता है। तो डीएनए किस में उपस्थित रहता है, तो डीएनए जो है वो उपस्थित रहता है आपका क्रोमैटिन में, ठीक है। और वहीं आरएनए की बात करें तो आरएनए जो होता है वो राइबोसोम में, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 64 पे। और 64 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र इकोलॉजी सिस्टम के दो घटक हैं, तो कौन कौन से घटक हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी जैविक और अजैविक, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 65। और 65 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, पुष्प के खुलने व बंद होने की गति कहलाती है। तो क्या कहलाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए अनुकुंचन कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 66। और 66 नंबर प्रश्न कह रहा है, स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता के से प्रेरित हो सकते हैं क्योंकि। तो अधिक पुरुष वर्णांध क्यों होते हैं ये आप लोग को बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है। देखिए पुरुष में एक्स एक्स के रूप में रहता है और महिला में एक्स वाई के रूप में रहता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए तो इनके और वर्णांधता का कारण कौन सा होता है, तो एक्स होता है। तो देखिए तो इसमें एक्स है, तो महिलाएं जो होती है वो वाहक होती है, लेकिन पुरुष का वर्णांधता होने का जो है वो आप लोग कह सकते हैं कि ज़्यादा पुरुष वर्णांध हो सकते हैं और बहुत कम महिलाएं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 67। और 67 नंबर प्रश्न कह रहा है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, तो क्या होगा, तो कौन सा आइसोटोप कहलाता है। तो आप लोग इसका आंसर कीजिएगा और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, तो वो क्या कहलाता है, तो आइसोटोप। और आइसोटोप को हम लोग क्या कहते हैं, तो समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। और वहीं अगर हम लोग बात करें कि आइसोबार, तो आइसोबार को क्या कहते हैं हम लोग, संभारिक कहते हैं। और उसमें क्या होता है, तो समान परमाणु द्रव्यमान होते हैं परंतु परमाणु संख्या जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। और आइसोटोन क्या कहते हैं, तो आइसोटोन जो है वो सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है, जिसमें क्या होता है, तो अलग अलग तत्व के परमाणुओं में क्या होता है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो बराबर होती है, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 68। और 68 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारी पानी वह पानी होता है। तो आप लोग को बताना है भारी पानी कौन सा पानी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का कौन सा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है, ठीक है। तो किस में लेता है, तो आप लोग को पता होगा कि हाइड्रोजन के 3 स्थानिक हैं। पहला क्या है, तो प्रोटियम, दूसरा क्या है, ड्यूटेरियम, और तीसरा क्या है, ट्राइटियम। तो और भारी जल क्या होता है, तो भारी जल D2O होता है, तो यही D जो है वो ड्यूटेरियम है, ठीक है।
तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 69। और 69 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होगी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, 206 हड्डियाँ होगी। ठीक है, अगर वहीं बात करें हम लोग कौन सा, तो मानव जो बच्चे होते हैं या जन्म के समय मानव के कंकाल में जन्म जो बच्चा लेता है तो उस समय उनके कंकाल में कितनी हड्डियां होती है? तो 300 होती है, आप लोग कह सकते हैं जन्म के समय। वहीं अगर बात करें कि बाल्यावस्था में कितना होता है, तो बाल्यावस्था में जो होता है वो 208 होता है। और आप लोग कह सकते हैं कि वयस्क में कितने हो जाते हैं? तो 206 हो जाते हैं। ठीक है, और आप लोग याद रखिएगा कि मानव की खोपड़ी में कितने अस्थियाँ होती है या हड्डियाँ होती है? तो 29 हड्डियाँ होती है मानव के खोपड़ी में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 70। और 70 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, बोर कक्षा में न्यूट्रॉन का कोणीय संवेग के लिए सूत्र है। तो कोणीय संवेग का क्या फॉर्मूला है? तो कोणीय संवेग का फॉर्मूला है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही, L=μh/2 पाई। ठीक है, तो ये सही फार्मूला है। अब हम लोग चलते हैं इसमें अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 71 नंबर। और 71 नंबर प्रश्न है, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइएगा। तो हम लोग कैसे निकलते हैं बिजली ऊर्जा इक्वल टू, तो इसका हम लोग निकालते हैं जितना वॉट दिया हुआ है, तो कितना वॉट दिया गया है? तो 100 वॉट दिया गया है, और जितने घंटे जलता है तो उससे हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1000 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया, तो इक्वल टू 1 इकाई जो हो जाएगा इसका सही, 1 यूनिट जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर बी 1 इकाई। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 72। और 72 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यदि किसी ऐनक में लेंस की पावर 2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी होगी। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका आप लोग देखिए, P हमको दिया गया, P इक्वल टू क्या हो जाता है, 1/f। ठीक है, और P कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, तो F यहाँ से निकल जाएगा, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। और 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप लोग कह सकते हैं 0.5 मीटर, और इसको अगर सेंटीमीटर में बदले तो 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और अवतल लेंस में डायोप्टर जो होता है वो निगेटिव में होता है, और उत्तल लेंस में जो होता है डायोप्टर वो क्या होता है, तो पॉजिटिव में होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सा कारक श्वसन क्रिया को प्रभावित नहीं करता? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो श्वसन क्रिया को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 74। क्या करें, निम्नलिखित रासायनिक क्रिया पर विचार कीजिए। तो आप लोग इसका आंसर कीजिए 74 का, और इस में क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये जो है CaCO Cl, ये क्या कहलाता है, तो ये जो है वो कहलाता है आपका विरंजक चूर्ण। ठीक है, और विरंजक चूर्ण को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। और ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, तो जीवाणु को मारने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 75 पे, और ये आज के सेशन का हमारा आखिरी प्रश्न है। और क्या कह रहा है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है। तो आप लोग को बताना है कि एस्ट्रोजन कहाँ से स्रावित होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा, ये अंडाशय से ही स्रावित होता है। और आप लोग याद रखिएगा, एस्ट्रोजन अंडाशय से स्रावित होता है, और प्रोजेस्टेरोन भी अंडाशय से स्रावित होता है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें एड्रेनलिन की, तो एड्रेनलिन को हम लोग क्या कहते हैं, लरो और उरो हार्मोन कहते हैं। ठीक है, और आप लोग याद रखिएगा कि महिलाओं में आप लोग एक रिलैक्सिन हार्मोन भी होता है। ठीक है, और ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो गर्भ में जो बच्चे होते हैं उनके विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और ये सारे बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग आज का सेशन यही ख़त्म कर रहे हैं, और
आप लोग को अगर ये सेशन पसंद आ रहा हो तो आप लोग इसे लाइक और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी नई वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उससे भी अपने एग्जाम की तैयारी में एक सहयोग ले सकें। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर इसका PDF आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए और अपने एग्ज़ाम के लिए एक बेहतर तैयारी करते रहिए। चलिए दोस्तों, अब आप लोग से मुलाकात होगी फिर अगले सेशन में, और आप लोगों को कल के स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप लोग भी अपने घर पे इस बार तिरंगा फहराएं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में अगले सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।